हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोगों का 3rd चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और धातुओं के भौतिक गुणों की बात हुई थी, अधातुओं के भौतिक गुणों की बात हुई थी, रासायनिक गुण हम यहाँ पर देख रहे थे धातुओं को के, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो धातुओं के आपने भौतिक गुण पढ़े थे, मैलिएबल है, डक्टाइल है, हार्डनेस है, इसमें लस्टर शाइन है। फिजिकल स्टेट के बारे में बात की थी कि आपका मोस्टली जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, एक्सेप्शन आप लोगों ने सभी जगह पढ़े थे तो वो ध्यान में रखना है। गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, अलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, सोनोरस होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखी थी। इसके अलावा जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स की, वो कैसी हो जाएंगी? आपके जितने भी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स में देखी, ठीक उसका ऑपोजिट हो जाता है, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जैसे कि फिजिकल स्टेट तो आपको लगभग ठोस यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके अलावा गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय स्टेट में भी आपको नॉन मेटल देखने को मिलती है। कंडक्शन इसमें नहीं होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और एक्सेप्शन आपने देखा था। देन आपने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की थी, वो कम होते हैं, डक्टिलिटी नहीं है, मैलिएबल नहीं है, सोनोरिटी की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी किस में आई थी? नॉन मेटल्स में आई थी, ठीक है ना। और लस्टर शाइन भी यहाँ पर नहीं है। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आपका जो धातु है वो क्या बनाती है? धातु का ऑक्साइड बनाएगी, और अलग अलग तरह से आपकी धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। कोई कोई जो उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं हैं वो क्या करते हैं? बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं, तो वो एकदम से जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो वो आग पकड़ लेते हैं। आप मैग्नीशियम में भी यही बोलते हैं कि वो भी ज्वलनशील होता है, जबकि आयरन कॉपर जैसी धातुएं हैं जो धीरे धीरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी लेकिन प्रज्वलित नहीं होती हैं, यानी जलती नहीं है, ऑक्साइड उनका फॉर्म होता है वहां पर, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि जो धातु के ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे, यानी क्षार जैसा वो बिहेव करेंगे। और जब कोई क्षार आपका किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आपको पता है लवण और जल बनता है। लेकिन यहाँ पर कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल से के अतिरिक्त आपका क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और ऐसी धातुओं का धातु के ऑक्साइड्स को आपका क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। जिसमें आपने Al2O3 की बात की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आपका हो गया, इसके अलावा आपने जिंक ऑक्साइड की बात की, SNO की बात की, और PbO यानी टिन और लेड के ऑक्साइड। तो ये सारे आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, यानी ये क्या करते हैं? अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपका क्या हो रहा था? धातु का ऑक्साइड, चूंकि आप क्षारीय प्रकृति का बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी यही होता है, क्षार आपका अम्ल से अभिक्रिया करेगा या अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसको आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, आज के सेशन में मैंने बोला था आपको कि होमवर्क में भी आप लोग देख लेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी धातु आपका जल से अभिक्रिया करेगी और जल से अभिक्रिया करके फिर क्या होगा? तो धातुएं आपकी अलग अलग तरह से जल से अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ धातुएं आपकी गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो आपकी स्टीम यानी भाप से अभिक्रिया करेंगी और फिर अपने अपने उनके प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा? एक तो ऑक्साइड बन सकता है, हाइड्रो ऑक्साइड बन सकता है, और साथ में आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जल के साथ अभिक्रिया की बात की हमने धातु की, तो ठंडे जल के साथ क्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी ठंडे जल से आपकी अभिक्रिया कर लेती हैं। गर्म जल से अभिक्रिया कौन करता है? जैसे मैग्नीशियम की बात आप करते हैं कि वो गर्म जल से अभिक्रिया करता है। केवल भाप के साथ आपका अभिक्रिया जो करते हैं वो आयन, एल्यूमिनियम जैसी धातुएं हैं।
तो आपको पता है गर्म जल, और अगर आप भाप की बात करें तो भाप का टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है ना, तो वो उससे अभिक्रिया कर रही। ये आपकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें आपकी अलग अलग धातु जल से अभिक्रिया कर रही है। तो आपका जल का हाइड्रोक्साइड या कहीं कहीं पर ऑक्साइड बनता है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो यही आप कहेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर आपकी जो धातु है वो क्या बनाएगी, या तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा या ऑक्साइड बनेगा, साथ में आपका क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहां पर, ठीक है ना। चलिए, तो सोडियम आपका जल से अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, H2 आपकी अलग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम H2O के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, H2 अलग हो रही है, हाइड्रोजन। कैल्शियम H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, फिर से हाइड्रोजन गैस अलग हो रही है। इसी प्रकार मैग्नीशियम आपका H2O यानी जल से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 आपकी अलग होगी, ठीक है। तो इसमें ऊपर की तो 3 अभिक्रियाएं थी वो ठंडे जल के साथ हो रही हैं। मैग्नीशियम वाली रिएक्शन किसके साथ हो रही है, गर्म जल के साथ हो रही है। और आपने क्या बोला, आयन एल्यूमिनियम जैसी धातुएं क्या होती हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं तथा धातु तैरना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में जो हाइड्रोजन गैस है आपकी, वो उसके जो बुलबुले बनेंगे वो क्या हो रही है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनके साथ चिपक जा रही है, और उसके बाद धातु क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस के कारण तैरना शुरू कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम और आपका आयन के लिए भी रिएक्शन दी गई है, जिनके की संगत आपके ऑक्साइड्स बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस साथ में निकल रही है, ठीक है। चलिए, नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अम्ल के साथ आपकी धातु की अभिक्रिया होगी। ये अभिक्रिया आपने कहाँ देखी थी, याद करिए, एसिड बेस वाले चैप्टर में भी देखी थी, जहां आपने अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी पढ़ी थी। तो वहां पर आपने पढ़ा कि अम्ल जो है वो आपका धातु से अभिक्रिया करेगी, तब आपका क्या बनता है। तो वहां भी धातु का एक लवण बन रहा था, साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी बन रही थी। तो वही आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया या अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो कोई भी धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी बन रही है, ओके। सामान्यतः धातुएं तनु अम्ल जैसे HCl हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तथा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक तो लवण बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बोला था, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बन रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है, ओके। तो जैसे आयन की अभिक्रिया हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बना है, आयन का क्लोराइड बना है जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में आपकी H2 यानी हाइड्रोजन गैस बन रही है। ऐसे ही मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई गई, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। सभी की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, HCl से कराई जा रही है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया हो रही है। जिंक की हुई है, जिंक की क्लोराइड बन रहा है, H2 गैस निकल रही है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया गया है, तो वहां भी आपको हाइड्रोजन गैस बनते हुए दिख रही है, साथ में उस धातु का संगत लवण यानी सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। और कॉपर, मर्करी एंड सिल्वर तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं आपका अम्लों से। तो आपको याद होगा सिल्वर या गोल्ड तो वहां ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। उत्पन्न H2 गैस उपचयित होकर H2O उत्पन्न करती है जब धातु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, परंतु Mg एवं Mn यानी मैग्नीशियम और मैंगनीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की आपकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दी गई है और आपका संगत प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप किसी भी धातु की, जैसे हम सोडियम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं हम, सोडियम आपकी रिएक्ट करती है किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनाती है, इस प्रकार से, ठीक है।
क्या सोडियम आपकी H2SO4 से अभिक्रिया करेगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? तो क्या बनेगा? इस प्रकार से। तो ये क्या बन रहे हैं? लवण बन रहे हैं। एक तो ये लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस। ओके, तो देखो जल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बना रही थी धातुएं? हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड बना रही थी धातु के साथ में, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तीसरा ये आपका है कि कोई भी धातु जो है वो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाती है तथा साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी उत्पन्न हो। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, अब आपका कोई धातु जो होगी वो धातु के लवण से अभिक्रिया करेगी, फिर क्या होगा? ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिए। तो जब आपका कोई धातु धातु के लवण से अभिक्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, वो क्या करती है? ये आपको याद होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने एक देखी थी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। जहां पर एक आती थी आपकी सक्रियता श्रेणी। क्या आती थी? सक्रियता श्रेणी। ये ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी क्या कहती है कि यहाँ जितने भी आपके धातुएं या तत्व रखे गए हैं वो उनकी अभिक्रियाशीलता यानी जो उनकी रिएक्टिविटी है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं, यानी घटते हुए क्रम। समझ रहे हैं? घटते हुए क्रम का मतलब क्या है? जो सबसे अभिक्रियाशील धातुएं हैं जिनको आप क्या बोल रहे थे कि जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ रही हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। इसीलिए उनको क्या किया जा रहा था? कैरोसिन में डुबो करके रखा जा रहा था। ओके, तो वो कहाँ होंगी? वो सबसे ऊपर होंगी सक्रियता श्रेणी। ओके, देन जैसे जैसे आप सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं आपके तत्वों की या धातुओं की सक्रियता घटती जाती है। जो तो सबसे नीचे होंगे वो आपके निम्न अभिक्रियाशीलता वाले होंगे, यानी लीस्ट रिएक्टिव तत्व आपके होंगे वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सक्रियता का घटता क्रम है। ठीक है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जैसे आप क्या क्या हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये सबसे इनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसी सक्रियता श्रेणी के बेस पर आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि कौन सा धातु किस धातु के लवण से धातु को विस्थापित करेगा। क्या करेगा? विस्थापित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं होती हैं वो अपने से कम शीलता वाली धातुओं को उनके लवणीय विलयन से पृथक कर देते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? जैसे आपका ये सक्रियता श्रेणी है, इसमें जो ऊपर है वो अपने से नीचे आने वाली सभी धातुओं को उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर सकता है, लेकिन अपने से ऊपर आने वाली धातुओं को उनके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। जैसे वहां पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर आपका कहाँ है? ये है आपकी कॉपर। कॉपर आपकी ये है Cu, इसका सल्फेट सोल्यूशन था, इसमें आयन को डाला गया Fe। ठीक है, जैसे ही Fe को डाला गया तो Fe क्यों की सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, ऊपर है आपका Fe, ये ऊपर है, कॉपर से ऊपर है। समझ रहे हैं? तो ये आयन क्या करेगा, इस कॉपर को वहां से हटा देगा, विस्थापित कर देगा।
क्यों? क्योंकि कॉपर की सक्रियता या अभिक्रियाशीलता कम है, किसके कंपैरिजन में? आयन के कंपैरिजन में। और अगर आप कहते कि यहाँ पर फेरस सल्फेट का सोल्यूशन होता, यानी आयन का कोई सोल्यूशन होता, सॉल्ट सोल्यूशन होता, उसमें आप कॉपर को ऐड करते, आयन का सोल्यूशन होता उसमें आप कॉपर को ऐड करते, तो क्या कॉपर डिस्प्लेस कर पाती? तो कॉपर नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो कम रिएक्टिव है आयन से। तो जो भी दो आपके पास, एक धातु का लवण है, दूसरा जिस धातु को आप ऐड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो दोनों हैं, तो दोनों में धातुएं हैं, तो उन धातुओं को आपने इस सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है कि कौन ऊपर आ रहा है, कौन नीचे आ रहा है, यानी किसकी सक्रियता अधिक है, किसकी सक्रियता कम है। तो जिसकी सक्रियता अधिक होगी वो तो क्या करेगा, विस्थापित कर देगा दूसरे वाले को, लेकिन जिसकी सक्रियता कम है वो विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, इसमें आयन को डाला गया, तो आपने देखा आयन ऊपर थी, कॉपर नीचे थी, तो इसलिए आयन ने क्या किया, इजीली इस कॉपर को अलग पृथक कर दिया, तो ये अलग हो गई, यहाँ विस्थापित कर दिया, और कॉपर का जो स्थान था वो आयन ने ग्रहण कर लिया, तो क्या बना लिया, अपना सल्फेट का सोल्यूशन बना लिया। समझ रहे हैं? यही अगर क्या होता, आपका FeSO4 का सोल्यूशन है और उसमें कॉपर को ऐड किया जाता, समझ रहे हैं, तो अब ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि आयन की सक्रियता अधिक है और कॉपर की कम है, ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन आगे कुछ नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से जब धातु को धातु के लवणीय विलयन में डाला जाता है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से पृथक करती है, ये ध्यान रखना है। CuSO4 का लवणीय विलयन था, आयन आपका अधिक अभिक्रियाशील थी, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, तो उसने क्या किया, कॉपर को वहां से विस्थापित कर दिया। ओके, इसी प्रकार अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक को ऐड किया जाए तो जिंक भी क्या कर देगी, कॉपर को विस्थापित कर देगी। क्यों? क्योंकि जिंक भी आपका ऊपर आती है कॉपर से। लेकिन अगर ZnSO4 के सोल्यूशन में कॉपर को डाला जाएगा तो वो विस्थापित नहीं कर पाएगी। ओके, यहां देखिए क्या कहा मैंने, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें जिंक को ऐड किया जाएगा, तो जिंक क्या करेगी, विस्थापित कर देगी कॉपर को। तो इस जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया। क्यों? क्योंकि जिंक ऊपर है, यानी इसकी सक्रियता अधिक है कॉपर के कंपैरिजन, कॉपर से अधिक सक्रियता रखती है, तो ये क्या करेगी, अपना सोल्यूशन बना देगी और कॉपर को अलग कर देगी। लेकिन अगर आप ZnSO4 के सोल्यूशन में कॉपर को डालोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, वो विस्थापित नहीं कर पाए। ओके, इसी तरह से, लेकिन जिंक को कौन कौन विस्थापित कर सकता है, ये विस्थापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सक्रियता अधिक है, ये इससे ऊपर आते हैं सक्रियता में, यानी एल्यूमिनियम कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है। आयन की बात करें तो आयन को कौन विस्थापित कर सकता है, जिंक भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन वहीं पर जिंक को आयन विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आयन की सक्रियता कम है। क्लियर? तो इतना हम लोग यहाँ पर इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या था आपका, धातु का धातु लवण से अभिक्रिया, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का आप उदाहरण देंगे कि कोई भी जो धातु होती है वो दूसरी जो धातु के लवण के साथ ऐड की जा रही है, तो वहां पे दोनों धातुओं को कंपेयर किया जाता है, और जो कम सक्रियता वाली धातुएं होंगी उनके लवणीय विलयन से उनको पृथक कर दिया जाता है अधिक सक्रियता रखने वाली धातुओं के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। ओके, चलिए, समझ में आया आपको, GIC सुल्तानपुर, GGIC सुल्तानपुर समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये तो आपकी बुक में होगा, जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है। देन रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हो क्या रहा है, एक धातु एक अधातु से अभिक्रिया कर रहा है। क्या कहा गया, धातु की अधातु से अभिक्रिया।
जब भी कोई धातु अधातु से अभिक्रिया कर रही है तो उन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। इलेक्ट्रॉनों का लेन देन क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक जो आपके तत्व हैं या परमाणु हैं, हर किसी को उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं उनके समान विन्यास प्राप्त करना होता है, यानी अष्टक पूरा करना होता है। नॉर्मली आप कहते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन उसको बाह्यतम कोश में अपने पूरे करने होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, धातुएं जो होती हैं आपकी, वो इलेक्ट्रॉनों के दान करने की प्रवृत्ति रखती है, यानी इलेक्ट्रॉनों को देने की प्रवृत्ति। वहीं पर जो आपकी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। जब कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो इलेक्ट्रॉन का दान करने से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का दान किया, इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज में कमी का आना मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज वहां पर ज्यादा हो गया होगा। समझ रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन अगर आप अधातु की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी उसके ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती है, हमें पता है, स्टेबल होते हैं, अभिक्रिया नहीं करती है किसी के साथ। क्यों, क्योंकि अष्टक पूरा है अपना, क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है। अन्य तत्व भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या फिर त्यागते हैं। धातुओं की प्रवृत्ति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनों को देने की, और जबकि अधातुओं की कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। जब धातु अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनों की लेन देन द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, धातुएं आपका इलेक्ट्रॉन देंगी और उन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा, अधातु ग्रहण करेगा, और इसके कारण उनके बीच में आयनिक बंध बनेंगे। और इन कंपाउंड्स को जब धातु इलेक्ट्रॉन दे रहा है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वहां से, तो बंध बन रहा है। और बंध आपका किसके बीच में बनेगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल या यौगिक आपका वहां पर बन रहा होगा। तो उन यौगिकों को क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को लेन देन से क्या आ गया था, परमाणुओं पर आवेश आ गए थे। जैसे आपने कहा कि धातु ने इलेक्ट्रॉन दिया, त्याग किया उसका, तो उस पर धनावेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। वहीं अधातु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और उस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि ऋणावेश आ गया। तो वो क्या बना लिया उन्होंने, आयंस बना लिए। ठीक है, परमाणु पर जब आवेश आ जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसको आपका क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। आयनों के बीच में बंध बन रहे हैं तो आयनिक बंध, और उसके द्वारा आपके कंपाउंड्स बन रहे हैं यानी यौगिक बन रहे हैं, तो उनको आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, आने वाले सेशन में हम इनको और अच्छे से पढ़ेंगे, किस तरह से कोई धातु इलेक्ट्रॉन दे रही है और किस तरह से कोई अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। NaCl इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको घर से पढ़ के आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।